नमस्कार सभी फार्मासिस्ट भाई बहनों को आज 25 सितंबर फार्मासिस्ट डे की शुभकामनाएं। आई होप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। ये अभी हम जो मिल रहे हैं एक कोविड के टाइम में है और ये ऐसा टाइम है कि शायद ही कभी मानव के जीवन में, मानव के हिस्ट्री में कभी आया था। वी होप कि ऐसा टाइम फिर से ना आए। ये लॉकडाउन का टाइम है, बहुत इकोनॉमिकली डिज़ास्टर टाइम है और बहुत लोगों की जानें जा चुकी है। तो ऐसे टाइम में हम पहली बार मिल रहे हैं। लास्ट ईयर मैंने आपके साथ संवाद किया था, बीच में भी कभी बहुत सारे संवाद किए थे, इसलिए मैं बार बार वही संवाद नहीं करूँगा। मैंने ऑर्गेनाइजर जो है भारती जी और गुप्ता जी, इनको कहा था कि सवाल जवाब के इसमें हम कभी तो एक प्रोग्राम करेंगे जिसकी वजह से आपके मन में जो भी सवाल है वो सवाल के मैं कुछ जवाब दे सकूं। लेकिन आज वो हो नहीं पाया, इसलिए मैं फिर से एक बार आपके साथ एक ऐसा कोई इंट्रैक्शन जैसे तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मेरी बात रख रहा हूँ। पहले तो ये है कि आप एक कोविड के टाइम में आप भी फ्रंट योद्धा है, फ्रंट वॉरियर है। तो इसलिए आप सभी ने खुद की रक्षा करनी है, आपकी फैमिली की रक्षा करनी है और आपके आजू बाजू के लोग जो है, जो आपके रिलेटिव्स रहेंगे, उनकी रक्षा करनी है। इसके ज़्यादा मैं आपसे ये कहूँगा कि चूँकि आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, आपके ऊपर ये भी जिम्मेवारी है कि कोविड के टाइम आपके जो पेशेंट्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनकी भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आ जाती है। क्योंकि आप एक एलीट ऐसे एक उसमें स्पेशलिस्ट है जो डॉक्टर के बराबर है। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि आप डॉक्टर से भी थोड़े ऊपर है, लेकिन चलो आपका इम्पोर्टेंस डॉक्टर से भी कम नहीं है। इसलिए आपने आपके कम्युनिटी में बताना है कि कोविड से कैसे बचे, और मुझे लगता है कि वो आप वो करते रहेंगे। इसके आगे जब अभी लॉकडाउन ओपन हो गया, ओपनिंग शुरू हो गया, तो इससे आपके पास जिम्मेवारी और भी ज़्यादा है। क्योंकि लोग अभी 6 महीने घर में बैठे रहे, रिस्ट्रिक्शंस थे मूवमेंट के ऊपर। अभी इसके आगे ये कोविड और SARS-CoV का जो फैलाव है वो ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए हम आपने लीड लेके आपके एरिया में, आपके जो जियोग्राफिकल यूनिट है उसमें एक स्प्रेड सोशल अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मास्क पहने, वो सही तरह से पहने, बाहर जब जाते तो पहने ही, पर्सनल हाइजीन जैसे कि हैंड वॉशिंग इसका इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये मुझे लगता है कि आपने ऐसे प्रोग्राम लेके ये करना चाहिए। आपके पास जब कभी पेशेंट आते हैं, उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, तभी भी आपने इसका थोड़ा सा लीड लेना चाहिए, क्योंकि आप इस क्षेत्र में लीडर हैं। मुझे लगता है कि हम इससे बाहर आ जाएंगे, हम सभी बाहर आ जाएंगे। और इसके आगे अभी ऐसे कोई महामारी पैंडेमिक आता है तो उसके लिए हम थोड़ा सा और भी ज़्यादा सतर्क रह सकते हैं। इससे मुझे कॉन्फिडेंस है। मित्रों, एक चीज़ ऐसी है कि मुझे आपसे कुछ याद दिलाना है। और याद दिलाना यह है कि 8 दिन पहले क्या था। मैंने तो कुछ उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर या ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं डाला था। मुझे लगा कि आप में से किसी की तरफ से ये पोस्ट आएगी या किसी की तरह से इसका जिक्र किया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं। 17 सितंबर को क्या था? 17 सितंबर को WHO से वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है। हम सब भूल गए कि जिनके लिए ये सब चल रहा है उनका सेफ्टी डे मनाने का WHO ने 2019 से शुरू किया था, लेकिन हम भूल गए। मैं नहीं भूला था, लेकिन मुझे ये देखना था कि आप में से कोई लोग कोई फेसबुक से ये करते हैं या कोई प्रोग्राम रखते हैं या कोई अवेयरनेस रखते हैं। तो मेरे तो ध्यान में नहीं आया है, शायद किसी ने किया भी होगा। तो मुझे लगता है कि इसके आगे जैसे कि फार्मासिस्ट डे है और फार्मासिस्ट कितने हैं समझो, इस देश में 8-10 लाख फार्मासिस्ट है, लेकिन अपने पेशेंट तो 136 करोड़ है। तो उसमें से हर एक कोई कुछ ना कुछ तो बीमारी साल में एक बार होती है। तो हमारे कम से कम 136 करोड़ पेशेंट होते हैं और उनका सेफ्टी डे
तो मनाना ही चाहिए। तो अगले साल 17 सितंबर को मुझे लगता है कि जैसे कि हम 25 सितंबर फार्मा इंटरनेशनल फार्मासिस्ट डे मनाते हैं, वैसे ही 17 सितंबर को इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी डे मनाना चाहिए। आपको शायद पता होगा कि WHO के जो फिगर्स है उससे ये है कि हर साल रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से, गलत एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से या और कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडवर्स ड्रग एजेंट की वजह से हर साल मोर देन 13 करोड़ लोगों को आपत्ति होती है। यानी महाराष्ट्र की जितनी पॉपुलेशन है उतने लोगों को आपत्ति होती है, और उसमें से 2.6 मिलियन लोग उसमें उनका डेथ होती है। तो ये वो बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ है, मुझे लगता है कि ये सब जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आप ये सब इसमें जो इकोसिस्टम बना है, हेल्थ सिस्टम का इकोसिस्टम जो है, उसमें आपकी हिस्सेदारी पेशेंट के साथ है। और पेशेंट के साथ फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं है या डॉक्टर्स तो उनके इसमें रहते हैं, लेकिन आपका जो ऑर्गेनिक रिलेशनशिप जो है वो पेशेंट के साथ ज़्यादा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो WHO ने उनके जो स्टैटिस्टिक्स दिया है, वो स्टैटिस्टिक्स की तरफ ध्यान देके आपने ये जो एडवर्स ड्रग इवेंट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस या कोई आपत्तिजनक कुछ होता है जो 13 करोड़ पूरे दुनिया में होता है, वो कुछ कैसे कम करे, और इससे जो डेथ्स होते हैं वो डेथ कैसे कम करें। ये जो पूरी इकोसिस्टम है, वो इकोसिस्टम में इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज पूरी दुनिया में ये जो कारोबार चलता है मेडिसिन का, जैसे कि आप ये मेडिसिन के कारोबार के बहुत नज़दीक है, करीब है। आपकी उपजीविका, आपका सस्टेनेंस ये कारोबार के ऊपर है। इसका कारोबार का अगर आपने पूरा ब्यौरा लिया तो आज $1.25 ट्रिलियन की ये अर्थव्यवस्था है। यानी कितना, 90 लाख करोड़ से भी ज़्यादा रुपीज़ की ये अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में बनी है। और इसमें सिर्फ अहम हिस्सा ही नहीं, मेन रोल फार्मासिस्ट का होता है। तो आपके ऊपर जिम्मेवारी सिर्फ दवा बेचने की नहीं है। तो ये 1.25 ट्रिलियन यानी 90 लाख करोड़ रुपीज़ के अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है, गलत तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, या कोई सिर्फ पैसा कमाने के लिए कुछ कर रहा है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज या बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए चल रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि ये देखना आपके ऊपर जिम्मेवारी है। आप ये कर रहे कहे अब मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको फिर से एक बार इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। आप ये करते हैं क्या नहीं है। अगर आप इंडिया की बात करें तो शायद 131,30,000 करोड़ का कारोबार इंडिया में होता है। उसमें से कुछ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट होती है, लेकिन बहुत सारा आप जैसे 8 लाख जो रिटेलर्स हैं उनके माध्यम से ही होता है। वो सही तरीके से हो, ये इसके लिए आपकी जिम्मेवारी है। गलत तरीके से हुआ तो मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट डे मनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये ऐसे ही चलते रहेगा। जैसे कि हम इंडियन फार्मेसी कांग्रेस बनाते हैं, जैसे कि दिवाली मनाते हैं, वैसे हर साल इंडियन फार्मेसी कांग्रेस बनता है। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो स्पॉन्सर करती है, कुछ लोग देके भाषण करते हैं, और अगले साल फिर से वही। मैं उसको तमाशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो तमाशा से काम तो कुछ होता नहीं, क्योंकि पेशेंट के बारे में क्या सोचा जाता है ये कुछ पेशेंट तक पहुँचता नहीं है। होता भी होगा, लेकिन पेशेंट के तरफ कोई गया इसमें कुछ बात हुई, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। मैं बार बार बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, तो मुझे दोहराना नहीं चाहिए क्योंकि आपको सब याद है। मैं 2-3 चीज़ें का सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप कितने प्रिस्क्रिप्शंस वापस करते हैं। आप खुद से पूछिए, आपके बिरादरी से पूछिए कि आप कितने % या आज तक कितने प्रिस्क्रिप्शन आपने वापस भेजे और कानूनन कितने भेजे। आई डोंट नो। जब मैं कमिश्नर FDA था तब तो ये कोई किसी के ध्यान में नहीं कि हमने प्रिस्क्रिप्शन वापस करना है करके। मैं ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं दूंगा, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं आपके ध्यान में लाना चाहूँगा, वो ये है कि 2016 में जो कोड ऑफ एथिक्स है, यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल के जो प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स के रेगुलेशन आए 2002 के, उसमें अमेंडमेंट किया गया है।
और वो अमेंडमेंट क्या है, वो सिंपल है कि उसमें क्या 1.5 करके उनका जो कोड था, कोड जस्टिसेबल है, सब डॉक्टर्स के लिए कोड है कि वो कोड के मुताबिक ही उन्होंने काम करना है। अगर कोड के उससे काम नहीं किया तो उनके उसके ऊपर पनिशमेंट भी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि 2016 में ये कोड सीरियल नंबर 1.5 में अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट क्या है कि एवरी फिजिशियन शैल प्रिस्क्राइब जेनेरिक मेडिसिन ओनली और शैल प्रिस्क्राइब ड्रग्स विथ जेनेरिक नेम्स ओनली। यानी 2016 से पहले में लगा था एज फार एज पॉसिबल था। पहले क्या था 2016 के पहले कि एज फार एज पॉसिबल डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब और शैल प्रिस्क्राइब, अभी एज फार एज निकाला दिया गया है। अभी क्या है कि डॉक्टर लोगों ने सिर्फ केमिकल मॉलिक्यूल ही प्रिस्क्राइब करना है। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो वो प्रिस्क्रिप्शन रॉन्ग है, वो प्रिस्क्रिप्शन इलीगल है। आप लोगों ने कितने लोग ऐसे प्रिस्क्रिप्शन वापस किए हैं? मुझे नहीं लगता है कि इस देश में कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐसे वापस किया है। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि कभी कोई डॉक्टर्स ये सिर्फ ये 2016 में जो बदलाव लाया गया है 1.5 में कोड ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल कोड ऑफ एथिक्स एटिकेट्स एंड इसमें जो गया है वो कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर डॉक्टर ध्यान नहीं देते तो आप तो दवा बेचते हैं प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, तो आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि डॉक्टर साहब ये आया है, ये नया पार्लियामेंट में लाया है, पार्लियामेंट के ऊपर तो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, तो आपने बताना चाहिए कि अभी ये शुरुआत कीजिए, ये क्या जरूरत है। आप पूछेंगे इसकी क्या जरूरत है, आपको तो सब बहुत मालूम है, शायद पब्लिक को मालूम नहीं रहेगा, आप लोग मालूम है कि अगर ये मॉलिक्यूल के नाम से गया तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जेनेरिक दवा है जो ऑफ पेटेंट है, बहुत चीप उनको मिलेगी। और हमारा जो 1,30,000 करोड़ का कारोबार होता है इंडिया में, जो इंटरनल जो खपत होती है उसमें से बहुत कम इसमें शायद ये हो जाएगा कि लोगों के पॉकेट से जो इसके ऊपर खर्चा होता है वो कम होगा। अभी हम पेशेंट को, वैसे ही वो पेशेंट है, वो उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और उससे वो ज़्यादा फ्लीस करते जा रहा है, उसका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और इसके बावजूद कि कानूनन ऐसा कहता है कि उनका खर्चा कम करे। तो मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट ने ये देखना चाहिए, मूवमेंट करनी चाहिए पूरे देश भर कि हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ऑनर नहीं करेंगे जो प्रिस्क्रिप्शन जेनेरिक यानी मॉलिक्यूल से नहीं है, और वो आप कानूनन कर सकते हैं। जब तक आप एक नहीं करेंगे मुझे लगता है कि फार्मासिस्ट डे मनाने का नाटक कुछ चलने वाला नहीं है, ये तो ऐसा ही चलेगा। इसके आगे आप सभी लोगों ने ये तय करना है कि इसके आगे एक भी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लोगों से आया जो ब्रांड नेम से है वो हम बेचेंगे नहीं। वो किस लिए है? वो इसके लिए है कि मैं आपके साथ इसलिए जुड़ गया हूँ कि मैं पेशेंट के साथ हूँ और पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ। अगर आप पेशेंट की हेल्प करते हैं तो मुझे आपके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है और अच्छा लगेगा भी और अच्छा लगता रहेगा। लेकिन वो जो बेसिक प्रावधान है, वो बेसिक प्रावधान के तरफ ही आपने अगर देखा नहीं तो मुझे लगता है कि ये पेशेंट की तरफ कौन देगा। हमारा देश तो क्या कोई ऐसा ये नहीं है जैसे कि अमेरिका में, इंग्लैंड में जैसे बड़े, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है उन लोगों का, हमसे ज़्यादा रिच है वो लोग, लेकिन वहाँ भी जेनेरिक दवा ही प्रिस्क्राइब की जाती है, ब्रांडेड नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर फार्मासिस्ट गए 60-70 साल में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, कम से कम कोविड टाइम में थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि हम ये बदलाव लाएंगे, बदलाव हो सकता है। मैं ऐसे ही एक सेमिनार में आप ही के कोई भाई लोग थे, उन्होंने अरेंज किया था, उसमें ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया भी थे, लेकिन वो इसके खिलाफ बात कर रहे थे। कानून है, उनका ही कानून है, और वो इसके बारे में कुछ बोल नहीं रहे थे। मुझे आई वॉज शॉक्ड कि अगर रेगुलेटरी अगर ऐसा इसको ये नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता है, कम से कम मुझे लगता है कि आपने तो सपोर्ट करना चाहिए। रेगुलेटर क्या सिर्फ चेयर गर्म करने के लिए नहीं होता है। रेगुलेटर जो पेशेंट के लिए कानूनन प्रावधान बने हैं वो प्रावधान लागू होते कि नहीं ये देखने के लिए है। मुझे आप ये बताइए कि जब ये 2016 से लेके अभी तक ये जो जेनेरिक दवा प्रिस्क्राइब करने का जो कोड ऑफ एथिक्स में बदलाव आया है, तब से लेके अभी तक
कितने लोगों को, कितने बार ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया ने और या ड्रग कंट्रोलर ने आपको लिखा है, कोई कुछ नहीं करता है। एक कानून की धज्जियां उड़ाई दी जा रही है इस देश में, और मुझे लगता है कि आप उसके साथ पार्टी मत बनिए। ये बहुत लोगों के खिलाफ है। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने जैसे कि सॉल्ट का सत्याग्रह किया था, दांडी में सत्याग्रह किया था कि हम आपका कानून, ब्रिटिशों को बोला था हम आपका कानून नहीं मानेंगे। अभी ये भी सत्याग्रह ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, या फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो ब्रांडेड है उनको ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ये ड्रग कंट्रोल इंडिया से लेके स्टेट के ड्रग कंट्रोलर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, या सत्याग्रह कर रहे हैं कि कानून तोड़ेंगे हम, या आपको उसके साथ क्यों दे रहे हैं। फिर मुझे लगता है कि आपको खड़ा होना चाहिए, आपको पेशेंट के साथ खड़ा होना चाहिए, और आपने ये मुहिम चलानी चाहिए कि इस देश में जो कानून बना है, और जब तक वो कानून है कि 2016 का जो बदलाव है कि हम प्रिस्क्रिप्शन की दवा ही बेचेंगे, दूसरी दवा जो जेनेरिक है वही बेचेंगे। मुझे लगता है कि ये बातें तो ऐसे होती रहेंगी, लेकिन जब तक ईच एंड एवरी केस अगर ऐसा नहीं होता है तो ये कुछ होने वाला नहीं है। तो आज मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप ये पूरे देश में एक मूवमेंट शुरू कीजिए, जैसे कि हमारी फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट शुरू हो गई थी, महात्मा गांधी ने शुरू की थी, वैसे आप में से सभी लोग साथ में आके ये स्ट्रगल मूवमेंट शुरू कर दीजिए कि हम पेशेंट के साथ हैं और उनको कम से कम पैसे में उनको दवा मिले, ये सब होना चाहिए। अभी दूसरी चीज मैं बोलता हूँ कि आजकल आप ऑनलाइन के बहुत ये है कि आप विक्टिम बनते जा रहे हैं, आप विक्टिम है, ऑनलाइन के आप विक्टिम होने वाले हैं। और जिस तरह से गए 30-35 साल में एक बदलाव होते जा रहा है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चेंज होके बड़े लोग साथ में तैयार होंगे और वही पूरा कारोबार ले जाएंगे, जैसे कि अमेजोन ने किया है, जैसे कि बहुत सारे गूगल ये सब ऐसे कर रहा है कि उनको कर रहा है, और बाकी लोग ऐसे आउट ऑफ बिजनेस होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन की वजह से तो हो रहा है, हमने इसके ऊपर बहुत कुछ किया, मैंने आपका साथ भी दिया, दिल्ली में जाके इधर उधर सब कुछ किया, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये रुकने लगा। तो आजकल अमेजोन भी आने वाला है। मुझे सिर्फ आपको ये कहना है कि इसको आप ही रोक सकते हैं, आपको रोकने का ये थोड़ा सा अधिकार नहीं है, क्योंकि जब मैं FDA कमिश्नर था और मैंने शुरू किया था कि काउंसलिंग, फार्मेसी का काउंसलिंग होना जरूरी है, हर एक पेशेंट का काउंसलिंग होना जरूरी है, और उसके लिए हर एक जगह फार्मासिस्ट होना जरूरी है। तब आपके जो बड़े एसोसिएशन थे, जैसे कि ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रग्स एसोसिएशन, ऐसे बड़े बड़े नाम वाले एसोसिएशन थे, उन्होंने मेरे खिलाफ स्ट्राइक किए, मेरे ट्रांसफर की मांग की थी। वो कोई बड़ी बात नहीं, वो होते रहता है, वो तो चलेगा। लेकिन अगर काउंसलिंग का कल्चर इस देश में अगर बनता था, और अभी भी बन सकता है, कि कोई भी पेशेंट आता है और उसको रुका के या उसके रिलेटिव को रुका के आप बताते हैं कि इसका अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही है, गलत है, तो वो आपके जो पेशेंट पे और आप में एक रिलेशनशिप बन जाता है। और कोई भी कितने भी ऑनलाइन के ऊपर कोई मार्केट किया तो भी बोलेगा नहीं, ये फार्मासिस्ट भाई है या बहन है, वहाँ जाने के बाद वो सही बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, हमारे जान के लिए किस में खतरा है, हमारे जान के लिए किस में क्या है। मुझे लगता है कि एक चीज करने से, कि काउंसलिंग के बिना किसी को वहां से नहीं जाने नहीं देना है, भले वो उसमें पैरासिटामोल भी लेने के लिए क्यों ना है, कि सर दर्द है तो भी उसको काउंसलिंग कीजिए कि क्या होना है। और मुझे लगता है कि अगर ये किया तो आपको ऑनलाइन से डरने की बिल्कुल ही उसकी ये नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये नहीं किया, ये होने नहीं दिया, 60-70 साल में होने नहीं दिया। लेकिन जब मैं 2011 से 2-3 साल कर रहा था, मुझे लगता है कि सुनना तो चाहिए था, कम से कम इस देश में एक मूवमेंट होनी चाहिए थे। दूसरी चीज़ ऐसा है कि काउंसलिंग करने के लिए वहाँ फार्मासिस्ट होना है। आप फार्मासिस्ट हैं, आप मुझे बताइए कि 8 लाख जो शॉप्स है, आउटलेट्स है, उनमें कितने फार्मासिस्ट है और कितने जगह पे रेंट पे सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। आपने दूसरी मूवमेंट चलानी चाहिए कि इस देश में एक भी शॉप विदाउट फार्मासिस्ट नहीं चलेगा। अगर वो 24/7 वाला है, वहाँ कम से कम 3 फार्मासिस्ट हर एक शिफ्ट में होने चाहिए। ये मूवमेंट आप क्यों नहीं चलाते? आपका तो वो स्वार्थ है उसमें, मैं आपके स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। आपके स्वार्थ की वजह से मेरे पेशेंट को फायदा होगा वो अलग है, लेकिन अगर आपने ये मूवमेंट चलाई, और वो मूवमेंट किसके लिए, कि काउंसलिंग के लिए चलाई,
तो ऑनलाइन से आपको कोई डरने की ये नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन से मत डरिए, इसका मुकाबला करना है, बहुत इजी है। आप ऑर्गेनिक रिलेशनशिप विद पेशेंट बनाइए कि पेशेंट को लगना चाहिए कि डॉक्टर से भी ज़्यादा कोई हमें सलाह देने वाला है, हमारा जो साथी है, हमारा फ्रेंड है। ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अगर ध्यान में रखी तो ऑनलाइन से आप बिल्कुल ही डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो रहा है। मैं अभी आज भी कई दुकानों में जाता हूँ और देखता हूँ फार्मासिस्ट नहीं होते हैं, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाई बेची जाती है, विदाउट बिल दवा बेची जाती है। तो ये कौन चेक करेगा? 1945 से जो कानून आया है वो कानून नहीं होता है तो आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? आपका संगठन क्यों नहीं बनता है? इस देश में आपका संगठन नहीं है। थोड़े बहुत सारे लोग एक आते हैं, वो वेबिनार करते हैं या कुछ करते हैं, सब होता है, लेकिन एक पूरे देश का एक संगठन बनाइए और वो संगठन पेशेंट के लिए हम ये उनको ये सहूलियत देने के लिए तैयार है। पब्लिक भी आपके साथ आ जाएगी। पब्लिक को साथ में लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उनको अगर लगे कि हमको फंसाया जाता है कहीं, तो कोई देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो पब्लिक डोमेन में है। पॉली फार्मेसी, बिना वजह से कोई जो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब जाती है क्योंकि वो कॉमर्स है। अगर उनमें से लोगों को हमने काउंसलिंग किया कि इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो लोग आपके साथ जुट जाएंगे। ऑनलाइन वाला तो वैसा कुछ नहीं, क्या है वो, चलो जितना बेचेगा उसका फ़ायदा है। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आता है मुझे कि कैसे तैयार करें। आपने तो इनफैक्ट आप लोग तो है, आप जो नए लड़के लड़कियां कॉलेज में डी फार्म या बी फार्म पढ़ रही है, उनसे जाके भी ये कहना है, काउंसलिंग करना है कि आगे जाके आपको क्या करना है करके। आपकी ताकत बहुत बड़ी है और यही ताकत मुझे लगता है कि पेशेंट को अच्छा दिन दिखाएगी इस देश में। लेकिन आप सो रहे हैं, आप लोगों ने जागना चाहिए। आप क्यों सो रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। कम से कम आपके स्वार्थ के लिए तो आप जाग जाइए। आपने ये कहना है कि ये जो 1,30,000 करोड़ का जो बिजनेस है और उसमें से जो आपके पास ऑन एन एवरेज 3-3.5 लाख का प्रॉफिट हर साल आता है सबके लिए, वो आपके हाथ से जाए, ये तो आप स्वार्थ समझे खुद का। पेशेंट की बात दूर है। मुझे लगता है ये जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ये ऐसे ही चलते रहेगा। तो दूसरी चीज़ में ये कहूँगा कि आप संगठन बनाइए। आप संगठन के थ्रू हर एक दुकान में फार्मासिस्ट रहेगा, ये करेगी। ये साल के अगले फार्मासिस्ट डे तक इस देश में कोई भी शॉप, और आपको मालूम होता है कौन से शॉप में रेंटल चल रहा है, कौन से शॉप बिना फार्मासिस्ट का है, आपको मालूम है। और तीसरी चीज़ की काउंसलिंग, ये देश का कल्चर बनना चाहिए। अगर काउंसलिंग देश का कल्चर बन गया तो मुझे लगता है आपका फ़ायदा है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये कहता हूँ कि पेशेंट का ज़्यादा फायदा है। तो ये दोनों चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री है, ये सिम्बायोटिक है। आपका फ़ायदा, पेशेंट का फ़ायदा। हाँ, उसमें दिक्कतें फार्मास्यूटिकल कंपनी से आएगी या और कोई लॉबी से आएगी, वो अलग बात है। लेकिन जब तक आप लोगों के साथ है, मुझे लगता है कि आपको कोई डरने की चीज़ वैसे नहीं है। अभी ये जो ड्रग्स के प्राइसेस है, ये प्राइसेस के बारे में आपके हाथ में तो कुछ होता नहीं है। लेकिन ये चीज़ें आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ कि कुछ लोग जो ऑनलाइन वाले होते हैं या और भी कुछ है, वो 30% 40% तक उसमें प्राइसेस कम करके बेचते हैं। ये क्यों होता है? ऐसा होना सही है क्या? अगर ये सही होता है क्या? आप लोगों में से किसी ने भी स्टडी नहीं किया है ये लोग कैसे कर पा रहे हैं। तो आप लोगों ने पब्लिक डोमेन में कन्फ्रंट करना चाहिए कि ये कैसे दे पा रहे हैं। या दवा सही है क्या? अगर दवा सही है तो दे रहे हैं, तो वो क्या कैपिटल बर्न कर रहे हैं? और कितने दिन के लिए वो करेंगे? उसमें और क्या है? आप क्यों नहीं कर सकते? इसमें पब्लिक डिबेट होना चाहिए। ये क्यों नहीं होता है? मुझे लगता है कि बाहर से आके कोई करने वाला नहीं है। आपके जो संगठन है, फार्मासिस्ट के संगठन, उन्होंने करना चाहिए कि कुछ लोग ज़्यादा जो फ़ायदा है जो वो टेम्पररी है, और किस तरह से आ रहा है मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अगर आप संगठन बनाएं तो मुझे लगता है कि 20% 30% प्रॉफिट पास ऑन करने के लिए और टू शेयर विद कस्टमर्स पेशेंट्स उतना डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद और कभी बात करेंगे कि आप
उतना ही प्रॉफिट अभी कमा रहे हैं, वो प्रॉफिट से भी कुछ सहूलियत आप कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल, वैसे भी वो लोग कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप खुद आके इसका इंक्वायरी नहीं करेंगे, खुद आके उसको एनालाइज नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये ऐसे ही चलेगा। सबसे अहम बात जो मेरे लिए है कि जो असॉल्ट ऑफ केमिकल्स, मैंने आज का मेरा फेसबुक पेज के ऊपर भी डाला है, हालांकि वो रिपीट है क्योंकि वो रिपीट करने जैसा वो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, कि इतना केमिकल्स, यानी कारोबार करने के लिए 1.25 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी, फिर 1.5 ट्रिलियन हो जाए, 2 ट्रिलियन हो जाए तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फार्मास्यूटिकल जायंट्स है, उनके प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, उनके शेयर्स ऊपर जाना चाहिए, सिर्फ ये और यही एक उद्देश्य है। मुझे लगता है कि ये जो असॉल्ट है, जो मारा किया जा रहा है पब्लिक के ऊपर, और उसमें उनके जो बॉडी और माइंड के ऊपर हार्म हो रहा है, और जो कुछ केमिकल्स ऐसे कि उनकी अगली जो जनरेशन है उसके ऊपर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी कैरी फॉरवर्ड करने जैसी बहुत सीरियस है। तो ये कम होना मानवता के लिए बहुत ज़रूरी है, और जब तक फार्मासिस्ट ये करेंगे नहीं, ये कोई करने वाला है। डॉक्टर्स तो क्या है कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो बताएंगे वो और उनके एमआर जो बताएंगे वही करेंगे, वो प्रिस्क्राइब करेंगे, और भी जितनी दवाएं प्रिस्क्राइब करेंगे। मुझे लगता है कि कम से कम केमिकल बॉडी में जाना चाहिए, कि ये केमिकल उतने ही अच्छे नहीं होते, ये आपको भी मालूम है, क्योंकि केमिकल इज आफ्टर ऑल केमिकल, वेरी सीरियस केमिकल। तो ये जो असॉल्ट ऑफ केमिकल जो ह्यूमन बॉडी एंड माइंड के ऊपर, वो कम करना आपके हाथ में है। अगर आप आपका रोल अच्छी तरह से नहीं समझे तो ये चलते रहेगा कि ये सब चीज़ें हैं कि ये असॉल्ट कोई कम करने वाला नहीं आएगा नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर कहा है कि अबाउट इन सम ऑफ द कंट्रीज 65% मेडिसिन सोल्ड और प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस्ड आर नॉट नेसेसरी। अगर ये चीज़ ऐसी है तो मुझे लगता है कि फिर मानवता के लिए ये बहुत बड़ा धोखा फ्यूचर में आने वाला है। कोविड के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ, और आपको मालूम है कि फार्मासिस्ट अगर काउंसलर है तो फार्मासिस्ट जो बताएगा हेल्थ के बारे में, उसके ऊपर लोग बिलीव करेंगे। एंड आपको ये भी मालूम है कि यूएस में, अमेरिका में, डॉक्टर्स के पास जितना भी टाइम पेशेंट बिताता है फॉर एग्जामिनेशन, उससे ज़्यादा टाइम वो फार्मासिस्ट के सामने बिताता है। यानी फार्मासिस्ट उसको कैसे दवा लेने की, कोई ठीक है नहीं है, इसके लिए वो ज़्यादा टाइम वहाँ बिताता है। उनका एक तरह से एक ऐसा बॉन्डिंग हुआ होता है। मुझे लगता है कि आपने एक कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि मोर देन 70% जो इन्फेक्शन है और उसमें जो डेथ्स है वो कोमॉर्बिडिटी की वजह से है। यानी ओबेसिटी, ओवरवेट, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कार्डियक, किडनी, ये सब चीज़ें हैं उसकी वजह से है। यूएस में आपने देखा होगा कि उनकी पॉपुलेशन जो है वर्ल्ड के 4-5% है, लेकिन डेथ उनके 20 to 25% वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। मिनिमम 20% उनके डेथ है। ये सीरियस है, और सम ऑफ द थिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू वन थिंग, कि उनकी ओवर ओबेसिटी की जो पॉपुलेशन है, परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा है। जब पेशेंट को काउंसलिंग करना है, मुझे लगता है कि हम अभी भी कंट्रोल में है, भारत अभी भी कंट्रोल में है, इंडिया अभी भी कंट्रोल है। अगर कोमॉर्बिडिटी कम करना है, कोमॉर्बिड पेशेंट को ट्रीट करना और कोमॉर्बिडिटी प्रिवेंट करना, ये दो चीज़ें अलग है। इसमें कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं है कि जो कोमॉर्बिडिटी कम करने के लिए उतना एम्पावर्ड है जितना कि आप फार्मासिस्ट है। कोई भी अगर पेशेंट आता है तो वो बताना चाहिए कि आपके फैमिली में ओवर ओबिस मत हो जाइए, जितना जल्दी डायबिटीज़ डिटेक्ट करना है डिटेक्ट कीजिए, ब्लड प्रेशर डिटेक्ट कीजिए। और इन वजह से ओवर ओबेसिटी बढ़ती है कि असॉल्ट ऑफ शुगर, मोर कार्बोहाइड्रेट्स, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, लेस ऑफ एक्सरसाइज, ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप बता सकते हैं। तो चैलेंजेस की वो कैसे कम करें, इसमें आपका कोमॉर्बिडिटी का जो सेगमेंट है वो आप काउंसलिंग के थ्रू डेफिनेटली कम कर सकते हैं। ये आपके ऊपर जिम्मेवारी है। नहीं तो फिर आगे जाके और भी कोई ऐसे डिसीज आ जाएंगे कि सिर्फ कोमॉर्बिडिटी लेड डिसीज होंगे, जैसे कि कोविड भी वैसा ही है। आपके ऊपर जिम्मेवारी है।
मैं आपको और एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल रेमडेसिविर, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही है और बहुत सारे डॉक्टर से ज़्यादा कॉमन मैन ऑन व्हाट्सएप के ऊपर, अरे ये अच्छा है, वो अच्छा है, उसमें ये सब बहुत कुछ चलते जा रहा है। फार्मासिस्ट आप लोगों ने कभी इसका ऑडिट किया है क्या? मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा ऐसा नॉलेजेबल है इसके ऊपर कि रेमडेसिविर या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन क्या करता है, उसकी फार्माकोलॉजी क्या होती है, कोविड में वो वायरस कैसा उसकी फिजियोलॉजी होती है, ये सब चीज़ें आपने कोई तो एनालाइज करके आपके संगठन ने पूरे देश को बताना चाहिए था कि ये चीज़ें हो सकती है। या समझो कि एडवांस स्टेज में जो वायरस कोविड जाता है तो साइटोकिन स्टॉर्म आ जाता है, तो साइटोकिन स्टॉर्म के टाइम में कौन से इफेक्टिव ड्रग्स है उसकी सूची आप लोगों ने तैयार की है क्या? मुझे लगता है कि कोविड के टाइम में आपने और ज़्यादा अच्छा रोल निभाना चाहिए था कि देखिए हमारा जो नॉलेज बेस है, ये नॉलेज बेस की वजह से ऐसा ऐसा होना जरूरी है। मुझे लगता है कि आपने एक संगठन से एक ऐसा प्रोटोकॉल तैयार करना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ यूज़ हो सकती है। मैं आपका नॉलेज के बारे में बोलता हूँ कि आपको मालूम नहीं है, आप गोल्ड माइन पे बैठे हो और ये गोल्ड माइन जो है इंफॉर्मेशन की, वो बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनियां ले जा रही है। आपके पास होता है कि कौन से फैमिली में कौन सी दवाइयाँ जाती है, कौन से डिजीज आते हैं, क्या आते हैं, कौन से सीजन में आते हैं। आपने ये जो डेटा है आप सब लोगों ने इकट्ठा करके करना शुरू कर दिया, तो मुझे लगता है कि आपका एक बिजनेस चैनल ओपन हो सकता है। आजकल पहले जैसे कि खेती एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, बाद में फिर अभी पेट्रोल डीजल आ गया, गोल्ड आ गया, इसके आगे इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल एसेट। आपके पास डेटाबेस होता है, वो आपने कलेक्ट करना चाहिए, उसका एनालिसिस करना चाहिए और उसको आप यू कैन इनफैक्ट मेक यूज़ ऑफ इट। तो ये सब चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा फार्मेसी तो करते हैं, लेकिन थोड़ा और क्या बिजनेस सपोर्ट कैसा मिल सके, आपका बिजनेस कैसा बढ़े, ये भी देखना चाहिए। आप बहुत फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज सेड, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, और सेंस ऑफ प्रायोरिटीज एंड सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। और बहुत छोटे छोटे चीज़ों में वो अटक जाते हो कि होलसेलर के पास फार्मासिस्ट क्यों नहीं है, और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स में सिर्फ फार्मासिस्ट क्यों नहीं है, और मैन्युफैक्चरिंग में वहाँ सिर्फ फार्मासिस्ट क्यों नहीं है। मुझे लगता है कि वो कितने हैं मैन्युफैक्चरर्स, कितने हैं एमआरस, कितने हैं। आप जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो देखिए, तो वो तो बहुत कम फ्रैक्शन में है। जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं देते। और सबसे इसका वजह यह है कि आपका संगठन नहीं है, इट इज़ सिंपली एब्सेंट, इट इज़ नॉट एट ऑल देयर। इनफैक्ट आपका अनफॉर्चुनेटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपका आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम सेइंग इट करेक्टली, वो है क्या नहीं है मुझे मालूम नहीं, वो क्या करता है मुझे मालूम नहीं है, वो कौन लोग हैं मालूम नहीं है, उन्होंने 21वीं सेंचुरी में जो करना है वो कर रहे हैं क्या मालूम नहीं है। आप लोगों ने क्वेश्चन करना चाहिए ना कि जो आपकी मदर बॉडी है वो बॉडी फंक्शनिंग है क्या नहीं है, क्या वो भी ऐसे ही एक पेशेंट बन के रही है। मुझे लगता है, जो मैंने थोड़ा बहुत कुछ FDA कमिश्नर था तब देखा था कि इट इज़ कॉन्स्पिक्यूअसली एब्सेंट फ्रॉम दी सीन ऑफ इंडियन हेल्थ सिस्टम। कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है। तो इतनी अच्छी पुरानी जो संस्था है वो संस्था आप अच्छी तरह से चलाइए। तो भाई फार्मेसी डे जो है वो फार्मेसी डे, चलो ठीक है, अगले साल भी बन जाएगा। मैं ज़्यादा तो कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि बहुत बार इसके बारे में आपसे बताया। मैं आखिर में आपको एक बोलूँगा, आप ये जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है $1.25 ट्रिलियन और इंडियन का जो 1,30,000 करोड़ का, वो आप हमारे ये जो 134 करोड़ लोगों के लिए थोड़ा सा आप उनकी तरफ देखिए कि वो पेशेंट्स हैं और उनका कोई साथी नहीं है, सब उनसे पैसा कैसा निकाले उसके लिए बैठे हैं। आई थिंक यू कैन बी गुड पीपल, you can be their friends and you can change the profile of the Indian health system। अगर वो होता है तो फिर ये फार्मेसी डे मनाने में मुझे आपके साथ आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। वे जो 2-3 चीज़ें बोले हैं कि अगर प्रिस्क्रिप्शन नॉन ब्रांडेड नाम से आता है तो आप वापस करना चाहिए, क्योंकि कभी कानून ऐसा है
और बाकी 2-4 दिन काउंसलिंग के बारे में तो आप करना, एक मोमेंट बनानी है और आपका संगठन बनाइए। ये 2-4 चीज़ें किया तो मुझे लगता है कि आज का ये फार्मासिस्ट डे अच्छी तरह से आपने मनाया, एक रिजॉल्व करके हो जाएगा। आई वंस अगेन greet all of you, your family members, your customers on the day of pharmacist, International Day of Pharmacist, and I wish you all the best. Thank you very much.